तो क्या हम इसके अंदर पहले उसका एक क्विक रिवीजन भी लगा ले। मैंने आपकी पिछली कैश फ्लो का रिवीजन वीडियो आपको दिया था, बट वो शायद आपको मैंने अलग से नहीं दिया था। मैं ये लिख लूं कागज पे कि कैश फ्लो का रिवीजन वीडियो। तो हम क्विकली पहले क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो हमने आपसे ये कहा कि देखो ऐसा होता है कि हमारे जो एप्लीकेशन है वो दो भागों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक है एप्लीकेशन ऑफ इंडेस, एक है एप्लीकेशन ऑफ एएस। इंडेस जो अप्लाई होते हैं ये उन कंपनीज पर अप्लाई होते हैं, इस पर इसका नाम क्या है, कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015। ये अप्लाई होते हैं उन कंपनियों पर जिन जो भी लिस्टेड हैं या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, या जिसके अंदर हम लोगों ने एट एनी एक्सचेंज एनी सिक्योरिटी, तो हम उनके ऊपर क्या बोलते हैं, हम उसके ऊपर बोलते हैं कि ये हमारे पास लिस्टेड है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे साइड पे करके आओ। नंबर 2, जो भी कंपनियों जिनकी नेटवर्थ कितनी है, मोर देन इक्वल टू 250 करोड़, मुझे साइड पे कर दो थोड़ा सा। 250 करोड़ से अधिक है या 250 करोड़ के बराबर है, उन पर भी इंडिया अप्लाई होते हैं। मजे की बात है, बैंकों पर, और छोटा करो, इंश्योरेंस कंपनीज पर और सर्टन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर भी अभी इंड एएस अप्लाई नहीं होते हैं। तो इन सब पर जो अप्लाई होते हैं वो क्या अप्लाई होते हैं, इन सब पर एएस अप्लाई होते हैं। तो मैंने आपको इसके बाद बताया था कि जब एएस की बात आती है तो एएस में कौन कौन है। एएस में आगे दो तरह के क्लाइंट, एक का नाम क्या था, कॉरपोरेट, और दूसरे क्या थे, नॉन कॉरपोरेट। जब हम बात करते हैं कॉरपोरेट की, तो कॉरपोरेट के अंदर कौन कौन आते हैं, कॉरपोरेट के अंदर दो आते हैं, एक तो आते हैं नॉन एसएमसी और एक आते हैं एसएमसी। और जब हम बात करते हैं नॉन एसएमसी की, तो नॉन एसएमसी में कौन कौन होता है। तो नॉन एसएमसी में कौन कौन आता है। क्या थोड़ा सा इधर हो जाए। नॉन एसएमसी में आते हैं हमारे पास लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड कंपनीज। तो ये कौन सी आ जाएंगी, इसमें सारे के सारे बैंक्स आ जाएंगे, अगर कोई और इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आ जाएंगी, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो चले आएंगे, जिनकी टर्नओवर्स एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, जिनकी टर्नओवर कितनी हो जाती है, मोर देन 250 करोड़ इन इमीडिएटली प्रीवियस ईयर्स, जो पिछले साल में जिनकी टर्नओवर इतनी थी, या जिनकी बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, जो एक्सीड कर जाती हैं 50 करोड़ एट एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर हो जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इसमें कवर होंगी। और होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ अबव, इसके अलावा अदर्स को हम क्या बोलते हैं, एसएमसी बोलते हैं। जो बाकी बच गए उनको हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं बाकी सब एसएमसी है। पुष्प, पुष्प पर कह रहे हैं टर्नओवर और सेल में क्या कोई डिफरेंस है। पुष्प पर टर्नओवर बैलेंस शीट में जब दिखाई जाती है तो वी कॉल इट टर्नओवर, जब लेजर में होता है तो इट इज कॉल्ड सेल्स। बाकी दोनों टेक्निकली दोनों में अंतर है, बाकी कॉन्सेप्चुअली दोनों सेम है। फिर इसके बाद आती है बात नॉन कॉर्पोरेट की। नॉन कॉर्पोरेट पर जो अप्लाई होते हैं वो अप्लाई होते हैं आईसीएआई की नोटिफिकेशन, जिसकी डेट क्या थी, इसकी डेट थी 18 मार्च 2021। इन पर जो अप्लाई होते हैं उनका नाम है कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021। ठीक है। ये दो तरह की हो गई, एक तो हो गई लेवल 1 और दूसरी हो गई माइक्रो एसएमई। माइक्रो एसएमई कितने तरह के हो गए, माइक्रो एसएमई हो गए 4 तरह के, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो इनको हम बोलते हैं लार्ज एंटिटी, लार्ज साइज इन्हें बोलते हैं, मीडियम साइज इन्हें बोलते हैं, स्मॉल साइज इन्हें बोलते हैं माइक्रो साइज।
हम जब इनको बोलते हैं लार्ज, तो लार्ज में कौन कौन आता है? इसके अंदर भी लिस्टेड एंटिटीज आती हैं। तो यहाँ पर भाई लिस्टेड कंपनी था, यहाँ लिस्टेड एंटिटी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड। यहाँ पर था बैंक, यहाँ पर भी है बैंक, यहाँ पर है बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो बैंक जो कंपनी नहीं है। कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए बैंक का जो कंपनी नहीं है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, वो कंपनीज नहीं है। फिर हमने कहा जिनकी टर्नओवर्स, सब कुछ वही है एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, ये कितनी है? 250 करोड़ से ज्यादा है इन प्रीवियस ईयर। या जिनकी बोरोइंग्स कितनी है इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट, ये ज्यादा है 50 करोड़ एट एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर। तथा इनकी होल्डिंग तथा सब्सिडरी। मीडियम साइज के अंदर क्या चीज होती है? इसके अंदर हम खाली टर्नओवर देखते हैं। बताओ टर्नओवर कौन सी देखते हैं? 50 करोड़। उससे ज्यादा कहां तक? 250 करोड़ तक। या बोरिंग्स को कहां तक देखते हैं? 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक, ठीक है। तथा इनकी भी कोई होल्डिंग और सब्सिडरी। स्मॉल साइज में कौन कौन आता है? स्मॉल साइज में आता है टर्नओवर, जो कि कितनी है? 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक। और बोरिंग्स जिनकी है 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक। तथा इनकी भी कोई होल्डिंग सब्सिडरी है, तो वो भी। माइक्रो में क्या आती है? माइक्रो में आ जाती है अदर्स। बाकी सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर हमने आपसे बातें करी थी कि इनमें एग्जम्पशंस कौन कौन सी हैं। इस पे कोई एग्जम्पशंस है? तो मैंने आपको बताया था इस पे नो एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस। लेकिन इनमें हमारे पास कुछ फुल एग्जम्पशन थी, कुछ पार्शियल थी और कुछ डिस्क्लोजर की एग्जम्पशंस थी। तो मुझे बताओ फुल एग्जम्पशन कौन कौन सी थी? तो ये थी 3, 17, 20 की। पार्शियल एग्जम्पशन थी 15 की। ये थी 19, 28 और 29 की। जहां पर हम लार्ज की बात करते हैं तो लार्ज को कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलती है और लार्ज को कोई भी रिलैक्सेशन भी नहीं मिलती है। लेकिन L1 के बाद L2 की बात करें तो क्या L2 में सेम यही सारी की सारी, ओह ये कटा क्यों नहीं? L2 में क्या सेम वही सब की सब चीजें यहां पर भी आ जाती हैं? फटाफट से बताओ। ये यहां पर भी आ जाती हैं। ओ माय गॉड, ये सारी की सारी यहां पर भी आती हैं। फिर हम जब बात करते हैं कि जो हमारे पास ये दोबारा नहीं आएगा क्या? चलो, तो फिर हम अपने पास बात करते हैं इनके अंदर। तो इनमें क्या होगा? वही 3, 17, 20 तो आएगा ही आएगा। पार्शियल में 15 भी आएगा। डिस्क्लोजर में 19, 28, 29 भी आएगा। इसमें नई भी कुछ आ गई। नई कौन से पेन से लिखेंगे? नई लिखेंगे हरे पेन से, ठीक है। और प्रजाक्त ने बता भी दिया, वेरी गुड। 18, 24, 10 और 11। अच्छा, फिर जब हमने बात करी आपके साथ की बाकियों के केसेस की, तो बाकी जो केसेस हैं माइक्रो एसएमई, इनको भी डुप्लीकेट करके यहाँ डाल देते हैं। तो इसमें तो जगह कम पड़ रही है थोड़ी सी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा छोटा कर देना चाहिए। साइज साइज का तो इसमें कुछ है ही नहीं है। चलो इसमें तो मैं इतना ही साइज लिख सकता हूँ। तो इसके अंदर बाकी नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या इसके अंदर कुछ और भी आ जाते हैं? फटाफट से बताओ। और लिखेंगे हम लोग कौन से पेन से लिखेंगे? और लिखेंगे रेड पेन से। तथा इसके अंदर हमने कहा जो हमारी 28 नंबर की डिस्क्लोजर है वो फुल हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद है ये कहां चली जाती है? ये फुल में चली जाती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहां पर दो स्टैंडर्ड और आ जाते हैं, 13 तथा 26। कौन से आ जाते हैं? 13 तथा 26। इसके अलावा हमारे पास AS22 जो है वो तभी अप्लाई होता है अगर एंटिटी डेफर्ड टैक्स अपने पास अप्लाई करती है तो। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23, 27, 25, 14 ये तभी अप्लाई होते हैं जो कि इवेंट बेस्ड है। इवेंट बेस्ड मतलब घटना घटित होगी तो ये अप्लाई होंगे, अन्यथा अप्लाई नहीं होंगे। कशिश कह रहे हैं ये क्लास क्या रिकॉर्डेड है? नालायक रिकॉर्ड वो कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने आपके साथ एक बात करी थी, वो थी कि हमारे पास कौन से पेन से लिखें? अब नीले पेन से लिखेंगे। अगर हम अपग्रेड करते हैं तो मुझे फटाफट से बताओ, अगर हम बड़े हो जाते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर फिगर देने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर फिगर देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अमन, एक बार मैं चेक कराऊंगा, हालांकि वो आपके यहां से भी प्रॉब्लम हो सकती है इंटरनेट की। डाउनग्रेड, अगर हम छोटे होते हैं तो नो एग्जम्पशंस, फिर हमको एग्जम्पशंस नहीं मिलती हैं या रिलैक्सेशंस कितने साल तक नहीं मिलती हैं? 2 consecutive ईयर्स। कॉन्जिक्यूटिव पूरा लिख दें?
2 साल तक हमारे पास डाउनग्रेड में 2 ईयर की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जहां डाउनग्रेड हो गया वहां पर तो 2 साल तक हमको एग्जामिशन नहीं मिलेगी, अपग्रेड में प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, फिर हमने आपको ये बताया था यदि आप कभी भी फुल ऑप्शंस अवेल कर लेते हैं, यानी कि जो भी आपकी एग्जामिशन थी फुल अवेल कर ली है या पार्शियल अवेल कर ली है या आपने अवेल ही नहीं की है, तो क्या आपको अपने पास इनका डिस्क्लोजर देना जरूरी है? द आंसर इज यस, कि आपको इनका डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा नेहा कह रहा है हमको ये बात समझ नहीं, अपग्रेड वाली बात। अपग्रेड मतलब हम बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम क्या पहले एग्जामिशन ले रहे थे? देयरफॉर पहले एग्जामिशन ले रहे थे, पर अब मिलेगी नहीं। ठीक है, देयरफॉर प्रीवियस ईयर फिगर नॉट रिक्वायर्ड। बाकी तो आपको इस बार तो फिगर देनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर नहीं चाहिए। और टीएस, हाँ, रायना टेस्ट आज नहीं दें तो बाद में भी दे सकते हैं। और हो गई ना बात, नॉन कॉर्पोरेट में भी तो एएस नहीं लग रहा है, नॉन कॉर्पोरेट में तो एएस ही लग रहे हैं, तो क्या एएस नोट, हाँ शुभम, आईसीआई की नोटिफिकेशन से ही तो ये पढ़ रहे हैं। कोई पूछे ये शर्मा जी ने कहां से लिखवाया, तो नोटिफिकेशन से लिखवाया है, ठीक है। फिर हमने आपके साथ एक और भी बात करी थी, वो ये बात करी थी कि आप हमेशा अगर मान लीजिए देखेंगे तो आप चेक करेंगे आपका काम कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस होना चाहिए। अगर ये नहीं है, इफ नो, तो आपको कोई भी एएस अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इफ नो मतलब एक भी रुपया अगर हो गया, इफ यस फॉर इवन ₹1 देन एएस अप्लाइज। समझ में आ गई? अगर एक भी रुपए में आपने कमर्शियल काम कर लिया तो हमारे पास ऐसा होगा। L4 से L3 में अपग्रेड किया है तो क्या एग्जामिशन मिलेगा? इशू ने पूछा है कि सर हम पहले L4 में थे, अब L3 में है, तो जब L4 में थे तो क्या आपको कुछ एग्जामिशंस मिल रही थी आपके पास, जैसे AS 13, 26, बाकी भी सब मिल रही थी, ठीक है। जब L3 पर आ गए तो 13, 26 नहीं मिलेगी, बाकी सब मिलती रहेंगी। तो अब आप जब 13, 26 की बात करोगे तो आप ऐसे में प्रीवियस ईयर फिगर को डिस्क्लोज नहीं करोगे। जैसे इन्वेस्टमेंट में कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं, तो आप चूंकि पिछले साल तक छोटे थे तो आप डिस्क्लोजर नहीं करते थे, अब आप बड़े हो गए हैं तो आपको अपने पास अब डिस्क्लोजर तो 13 के करने पड़ेंगे लेकिन प्रीवियस ईयर नहीं करने पड़ेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। इन केस ऑफ डाउनग्रेड वन एंटिटी इन L1, नेक्स्ट ईयर इट बिकम्स L2। अच्छा, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रही है कि ये इसमें प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। ये लीजिए फिर से एक बार देखेंगे। हम थे L4, मुझे फटाफट से बताओ क्या AS17 सेगमेंट रिपोर्ट हमने अपने पास अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस में सेगमेंट रिपोर्ट बनाई होगी? हमने L4 में थे, ये दोनों बनाई होंगी और सेगमेंट रिपोर्ट पर हमको एग्जम्पशन थी। सेगमेंट रिपोर्ट क्या है? AS17। कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट से बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम L4 में थे, सेगमेंट रिपोर्ट पे एग्जम्पशन थी, हमने बैलेंस शीट P&L बनाया, सेगमेंट रिपोर्ट पर एग्जम्पशन अवेल कर ली, तो हमारे को ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब आ गए इसके बाद अगले साल, अगले साल आ गए हम मान लो L3 के अंदर बात करते हैं। मुझे ये बताओ L3 पर अगर हम आ गए तो क्या अभी भी AS17 की एग्जम्पशन है? द आंसर इज यस, अभी भी है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप L2, आप जिनमें एग्जम्पशन पहले भी थी अभी भी है, उसमें आपकी कंफ्यूजन कहां आएगी? उसके अगले साल में आ गए हम L2, अभी भी AS17 की एग्जम्पशन है, इसका मतलब अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ गए हम L1,
तो ये बताओ, मान लो ये है 20-21, ये है 21-22, ये है 22-23 और ये है 23-24। तो मुझे फटाफट से ये बताओ 23-24 में आके क्या AS 17 अप्लाई हो जाएगा? तो ये कंपनी बैलेंस शीट भी बनाएगी, P&L भी बनाएगी और सेगमेंट रिपोर्ट भी बनाएगी, ठीक है। लेकिन सेगमेंट रिपोर्ट में करंट ईयर फिगर तो लिख देगी वो 23-24 की, क्या वो प्रीवियस ईयर फिगर लिख सकती है? क्योंकि पिछले साल तो उसने बनाई नहीं थी। तो हमने कहा ये नॉट रिक्वायर्ड है। बात समझ में आती? कोई मुश्किल थोड़ी ना चल रही है बात। मानवी कह रहे हैं अगर अगले साल L1 बिकम्स अ कंपनी इन द नेक्स्ट ईयर, देन बिल्कुल मानवी, जैसे ही आपने उसे अगले साल फिर से कंपनी बनाया तो अब मैं पूछूंगा कौन सी कंपनी, SMC के नॉन SMC, एंड अकॉर्डिंगली वो अपग्रेड या डाउनग्रेड हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा जी अगले साल हमने इसको छोटा कर दिया, ओके। मानवी का कहना है कि सर हमने उसको L1 से अगले साल कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, वो भी SMC। मुझे ये बताओ, जैसे ही आपने SMC बना दी तो क्या यहां पर सेगमेंट रिपोर्ट पहले आपने दी है? ये था आपका ईयर 23-24, आपने सेगमेंट रिपोर्ट बनाई है। अब ये बन गई छोटी कंपनी, क्या इसे अभी भी सेगमेंट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी? फटाफट से बताओ मानवी। द आंसर इज यस, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक आपको माफी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब 24-25 में भी आपको सेगमेंट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। SMC। फिर आ गया 25-26, अभी भी वो छोटी कंपनी है। मुझे फटाफट से बताओ, क्या सेगमेंट रिपोर्ट अभी भी बनानी पड़ेगी? द आंसर इज यस, अभी भी बनानी पड़ेगी। फिर आ गया SMC 26-27, और अभी भी ये छोटी है। क्या अब ये सेगमेंट रिपोर्ट से जान छूट जाएगी? फटाफट से बताओ। नॉट रिक्वायर्ड, अब आपको सेगमेंट रिपोर्ट नहीं बनानी है। अगले साल बन गई 27-28 में नॉन SMC, फिर से बड़ी हो गई। जैसे ही हो गई बड़ी तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या सेगमेंट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी? द आंसर इज यस, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर फिगर में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको प्रीवियस ईयर, अब आपके लिए प्रीवियस ईयर फिगर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। भार्गव, आई होप आपको समझ में आ गई। जब भी हम बड़े हो जाएंगे, जब भी हम बड़े हो जाएंगे तो जो पिछली एग्जाम्पशंस ले रखी हैं उनके प्रीवियस ईयर फिगर नहीं देने। दिस इज इन शॉर्ट क्रक्स। और अगर मान लीजिए पवनदीप कह रहे हैं 25-26 में ही अगर हम नॉन SMC बन जाए ओके। तो पवनदीप, मैंने उसको रब नहीं होने दिया, मैंने कहा लो पवनदीप ने कहा 25-26 में इसे बड़ा कर दो मैंने कहा ठीक है जी। इसको हमने पवनदीप की बात मानी और हमने कहा ये नॉन SMC हो गई। अगर ये नॉन SMC हो गई तो क्या सेगमेंट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी? द आंसर इज यस। क्या प्रीवियस ईयर फिगर आपके पास अवेलेबल होगी? द आंसर इज यस। बात खत्म। अब प्रीवियस ईयर फिगर आपके पास अवेलेबल है, अब आप ये थोड़ा ना कहेंगे मैं दूंगा नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर फिगर आपके पास है। भार्गव कह रहा है 23-24 में ही अगर SMC बन जाए। भार्गव, एक बात बताओ यार, मैंने कहा मैंने एक आदमी के सर पे टोपी रखी, आप कह रहे हैं सब पे रख के दिखाओ। बात को समझो ना भार्गव, मेरे इसके ये सॉल्यूशन से कुछ नहीं होगा। जब भी तुम मुझे बड़ा बनाओगे कहीं से भी, L3 से बड़ा बनाओगे कि L2 से बड़ा बनाओगे कि SMC से बड़ा बनाओगे, जब भी बड़ा बनाओगे तो तुम्हारे पिछले इतिहास में प्रीवियस ईयर फिगर नहीं थी, वो नहीं थी तो आपको वो देने की आवश्यकता नहीं है। इट इज सिंपल ना। डोंट से कि भाई इसका एग्जांपल ऐसे कर दें तो क्या वैसे कर दें, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर एवरी टाइम। और अगर तुम छोटे हो जाओगे तो तुम पिछले साल तक काम कर रहे थे, अब नहीं करना है, ऐसा तुम 2 साल तक नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है, सेगमेंट रिपोर्ट क्या होती है? सेगमेंट रिपोर्ट AS 17 होती है। AS 17 की रिपोर्ट आपने क्लास 12th में अगर कॉमर्स पढ़ी है तो वहां पर मिली होगी आपको, नहीं पढ़ी है तो हम लोग ग्रुप 2 में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। मानवी, अगर मंदिर अर्न्स नथिंग फ्रॉम CIB बट अर्न्स ह्यूज अमाउंट बाय वे ऑफ डोनेशंस, बट मानवी अगर वो ह्यूज डोनेशंस लेती है तो बैलेंस शीट तो बनाएगी। आपने मेरी इस बात को इंटरप्रेट गलत कैसे कर दिया? आप तो समझदार बच्चे हैं। जब हमने ये कहा कि हमें
एएस नहीं लगाने दैट डज नॉट मीन कि बैलेंस शीट नहीं बनानी या पीएनएल नहीं बनाना, वो सब बनते हैं, पर आपको ऐसे केसेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगाने हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक मंदिर के पास खाली डोनेशंस आती हैं, यू डोंट नीड टू अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट आई एम नॉट सेइंग यू डोंट नीड टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब भी चाहिए होते हैं। राधिका, प्रीवियस ईयर फिगर का मतलब होता है, अरे यार राधिका ये बताओ कहीं पर भी देखते हो क्या बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर फिगर नहीं होती? दिखाना जरा। निकपाल दिखाना जरा, क्या प्रीवियस ईयर फिगर्स नहीं होती? दिखाओ जरा यहां पर, दिख रहा है कुछ नहीं? ये देखो, ये देखो प्रीवियस ईयर फिगर है 16, 17, 17, 18। तो मैंने कहा जब आपने पिछले साल एग्जामिशन ले रखी है तो ये देने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको मत दो, बाकी सब कुछ तब भी होगा। प्रीवियस ईयर फिगर नहीं देनी है, बाकी आपको तब भी देना है। चलिए अब हम अपने पास कुछ सवाल करेंगे, क्या आप सवाल के जवाब देंगे? हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 भी करना था। देखो मैं आईपैड पर इसलिए बैठा हूं क्योंकि मुझे आईपैड के ऊपर आपको सॉल्यूशन लिखकर दिखाने हैं। ये बताओ कौन से रंग के पेन से लिखो? इसमें इतने सारे रंग हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही है। अब सुमन बेटा मैं अपग्रेड डाउनग्रेड की चर्चा नहीं करूंगा, आप ना इसको ऐसा करना, डाउनलोड करना इस क्लास को, 20 बार रट्टा लगाना इसका, ओके। बच्चे ने कहा ग्रे लो। ग्रे शायद दिखेगा नहीं, तो हम लोग इसमें ये वाला पेन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए जी सारे के सारे बच्चे सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करें। हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ा था। दोबारा पढ़वा दूं? तो हम रफ कर रहे हैं काम, ठीक है। हम रफ कर रहे हैं। रफ बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 1 में ओमेगा एंड कंपनी क्या कंपनी है कि पार्टनरशिप फॉर्म है? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ। ओमेगा एंड कंपनी, तो रिशुल ने कहा कंपनी है, वेरी गुड रिशुल। बगल में देखो क्या लिखा हुआ है, अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। कंपनी लिमिटेड कंपनी की होती है, ऐसे नहीं कि कंपनी कहीं पर भी कंपनी लिखा हुआ हो तो वो बोलो कंपनी है। वो कहता है उसकी टर्नओवर है, फटाफट से बताओ उसकी टर्नओवर कितनी है? 1.25 करोड़ एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। एंड उसकी बोरिंग्स कितने की है? उसकी बोरिंग्स है 0.95 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर। इट वॉन्ट्स टू अवेल एग्जम्पशन, तो पहले मुझे बताओ इट वॉन्ट्स टू अवेल एग्जम्पशंस। बिफोर वी स्टार्ट, बस उसने ये पूछा एडवाइस दी मैनेजमेंट, ठीक है। मुझे फटाफट से बताओ। हाँ कृष्णा, पेज नंबर है 3.1.1, पेज नंबर है 3.1.1, मॉड्यूल नंबर है 1। मुझे ये बताओ ये कौन से लेवल के अंदर आएगी? फटाफट से बताओ ये कौन से लेवल में आएगी? दिस इज L4। क्या इसको एग्जम्पशंस मिलेंगी? The answer is yes. Company wants to, this Omega and company wants to avail exemption. Are they available? The answer is yes. Now the question is how to write it. क्या आपको मालूम है मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि तुमको मैंने सब कुछ बता दिया, अगर तुम पेपर में लिख नहीं पाए तो बड़ी दिक्कत है। वादा करो, वादा करो तुम लिखोगे ऐसे ही। हाँ सौरभ जी कृपा करें जरा इसके अंदर मेरे ऊपर। मैंने शायद पहले भी बताया था कि नहीं बताया था, आपके सॉल्यूशन में जैसे मैं लिख रहा हूं आप जरूरी नहीं डिट्टो मेरा तरीका कॉपी करें, आप इसके अंदर कोई और तरीका भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके सॉल्यूशन में आमतौर पे 2 पैराग्राफ होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 पैराग्राफ होने। एक पैराग्राफ ज्ञान से भरा डिब्बा होना चाहिए, ज्ञान से लबालब भरा हुआ, और दूसरे के अंदर जो होना चाहिए, दूसरे के अंदर आप क्वेश्चन को जोड़ेंगे उस ज्ञान के साथ। जैसे कि मुझे ये बताओ इस सवाल में हमें किस पैराग्राफ का ज्ञान बताना चाहिए, कौन सी बातें बतानी चाहिए?
हमें यहां पर L4 बताना चाहिए ना। हमें बताना चाहिए L4 कौन होते हैं, और हमें ज्ञान में क्या बताना चाहिए, हमें एग्जम्पशंस बतानी चाहिए कि एग्जम्पशंस भी होती हैं उनके लिए। और फिर मुझे अपने पास अगले पैरा में क्या बताना चाहिए, अगले पैरा में मुझे बताना चाहिए कि जो ओमेगा है वो L4 है और उसकी एग्जम्पशंस कौन कौन सी हैं। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट। तो आप मेरे साथ साथ, मैं यहां पर उसका सॉल्यूशन लिखूंगा बिल्कुल साफ साफ। और चलो ब्लैक पेन से लिखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, एज पर, क्या लिखूं जी, एज पर, जो भी बात लिखोगे वो कौन सी है, एज पर ये आईसीआई लिख रहे हो कि एज पर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स लिख रहे हो कि एज पर कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स लिख रहे हो। पहला पॉइंट क्या होगा? तो पहला होगा एज पर। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा सा कलरफुल यूज करता रहूं, आप एग्जाम में कलरफुल कलरफुल नहीं कर सकते हैं यहां कलरफुल, क्योंकि भाई आईपैड है ना मेरे पास, थोड़ा शौक आता है। एज पर आईसीएआई notification on application of accounting standards on non-corporate entities dated हाँ, यश कह रहा है क्या ये लिखना है, ऑफ कोर्स लिखना है। अब आगे क्या लिखना है? एनी एंटिटी whose turnover excluding other income is more than, मैं भूल गया बेटा कितना है, डेटेड के बाद क्या लिखा है, एनी, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। कितना अमाउंट था इसके अंदर। मानवी 10 करोड़ थोड़ा ना लिखेंगे, सॉरी 250 करोड़ थोड़ा ना लिखेंगे। 250 करोड़ वाला तो फिर L1 की बातें आ गई ना, तो हम सीधा L4 के ऊपर आ जाएंगे। whose other income is more than rupees 10 crore is considered as level 1 entity. But if such turnover does not exceeds rupees 10 crore, it is classified as level 4. Also, borrowings of rupees 2 crore or less are classified as level 4 entities. These level 4 entities has many exemptions and relaxations. अब मुझे बताओ अगले पैरा में क्या लिखेंगे? In the given case, Messrs. Omega and Company is a partnership firm. Covered by ICAI notification, whose turnover
is rupees 1.25 crore and borrowings of rupees 0.95 crores. Hence, it will be classified as level 4 entity. Following एग्जम्पशंस आर अवेलेबल। क्या उसने यही पूछा था कि मैनेजमेंट को बताओ कौन कौन सी एग्जम्पशंस हैं? मुझे फटाफट से बताओ फुल एग्जम्पशंस कौन कौन सी हैं। फुल एग्जम्पशंस आर AS 3, 17, 20, 18, 24, 28। अब मुझे ये बताओ इसके अलावा अ, मैंने ऊपर कहाँ गलत लिख दिया? बच्चा कह रहा है ये लेवल 3 है, दिस इज लेवल 3। मोर देन 10 करोड़ में लेवल 3 आ जाएगा और उसके बाद लेवल 4 आ जाएगा। अच्छा, और मुझे बताओ पार्शियल एग्जम्पशन किसके ऊपर है? पार्शियल एग्जम्पशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 पर। और डिस्क्लोजर एग्जम्पशंस कौन कौन सी है? डिस्क्लोजर एग्जम्पशंस है AS 19, 29, 10, 11, 13 and 26। Also accounting standard 21, 23, 27, 25 and 14 are applied if entity prepares special financial statements. Similarly, AS 22 is applied if entity applies concept of deferred tax. Full stop. क्या आपको समझ में आया कि हम अपना आंसर कैसे लिखेंगे? इस तरह से आपका एग्जाम का आंसर होगा। मैं थोड़ा छोटा कर दिया। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू राइट द आंसर। तो मैं इसको भी बड़ा कर देता हूं क्योंकि आप लोग लिख रहे हैं। ये लीजिए, बहुत है इतना। और जूम करें। पार्टनरशिप के बाद क्या लिखा है दोस्त? पढ़ लो ना, आप अपना आंसर लिखो, मेरा आंसर लिख ही क्यों रहे हो? अब पार्टनरशिप फॉर्म लिखा है। चलिए अब मुझे ये बताओ, मैं और भी आंसर लिखना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1A का भी आंसर लिखना चाहता हूं, मुझे फटाफट से बताइए। हम इंतजार कर। फॉर्म के बाद क्या लिखा है? फॉर्म के बाद लिखा है कवर्ड बाय ICAI नोटिफिकेशन। नालायको, तुम लोग मेरा आंसर कॉपी कर रहे हो क्या? अपना आंसर लिखो। आपको हमारा आपका टेक्निक पता होनी चाहिए ना। हाँ धनंजय, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अंजलि बेटा, क्या होता है स्क्रीन ब्लर कब हो जाती है? अगर आपके यहां पर भी ना इंटरनेट में फ्लक्चुएशंस होती हैं तो वहां ब्लर हो जाती है। हमारे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग इंटरनेट लगा हुआ है, तो हमारे यहाँ पर जो है उसकी स्पीड है 1 Gbps की, ठीक है। तो उसमें तो हमारे यहाँ से तो डेटा ठीक जा रहा है। कई बार आपके यहाँ पर वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है क्योंकि वो फ्लक्चुएशन होती है, तो टेंशन है मत आया करो। हाँ वंशिका, टेस्ट कहाँ अपलोड होगा? टेस्ट वहीं अपलोड होगा जहां पर आपका LMS है, ठीक है। L3 बोरिंग 2 करोड़ नहीं होगा। आपने शायद 20 करोड़ लिख दिया है। मैंने बोरिंग 20 करोड़ लिख दिया है क्या? नहीं नहीं, वो 20 करोड़ नहीं है, 2 करोड़ है, ठीक है। वो दो 2 CR है, ठीक है।
आपको थोड़ी आदत पड़ जाएगी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपके मास्टर जी जो है थोड़ी गंदी हैंडराइटिंग वाले हैं। हाँ, तो क्या मैं आगे चल सकता हूं? अमन बेटा, अगर आपने कल की क्लास नहीं की है तो ये मैं आंसर्स करा के नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद ज्वाइन करना, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 1A करना चाहता हूं? शुरू कर दूं? चलिए जी। तो अब मैं आ गया फिर से रफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 1A, इसके दो पार्ट है। कह रहा है टर्नओवर कितनी है? टर्नओवर है 225 करोड़ की। बोरोइंग्स कितनी है? बोरोइंग्स है हमारे पास 51 करोड़ रुपए की। वैसे इतने से ही आप मुझे बताओ, अगर ये मान लू मैं इन प्रीवियस ईयर है, तो इतने से क्या बन जाता है? ये 225 करोड़ और 51 करोड़ से क्या बन जाता है? L1 बन जाता है। महानिया, 51 करोड़ मतलब मोर देन 50 हो गया ना, तो मोर देन 50 करोड़ का मतलब एक भी कंडीशन पूरी हो गई, टर्नओवर की कंडीशन पूरी हो गई या बोरिंग्स की हो गई, तो इसका मतलब तो इसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, बच्चे ने कहा आपने कंपनी लिख दिया, जबकि ये कंपनी नहीं है, ये सॉरी दिस इज नॉन एसएमसी, ये हमारे पास कंपनी के रूप में। फिर उसने कहा है कि ये एग्जम्पशंस लेना चाहती है, तो व्हाट इज योर आंसर? नो एग्जम्पशंस, इसके लिए कोई भी एग्जम्पशंस नहीं है। तो एक तो आपने इसका आंसर लिखना है। दूसरा, उसने कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर चैरिटेबल और रिलीजियस काम होते हैं। मुझे फटाफट से बताओ, बिलीव्स कि उस पर एएस अप्लाई नहीं होंगे, बिकॉज वेरी स्मॉल बिजनेस है, वेरी स्मॉल बिजनेस है। एक बात बताओ, वेरी स्मॉल बिजनेस हो तो क्या एएस अप्लाई होंगे? वेरी स्मॉल बिजनेस है, कह रहा है सारा काम तो हमारा चैरिटेबल है, पर थोड़ा सा बिजनेस का, हम पर एएस अप्लाई नहीं होंगे। क्या ये ठीक है? द आंसर इज नो, ये गलत है, सारे एएस अप्लाई करने पड़ेंगे। अब मुद्दे की बात आती है, इसे एग्जाम में लिखें कैसे? ठीक है, अब ये बताइए, काले पेन से लिखें कि हरे पेन से लिखें, किससे लिखें? तब नीले पेन से लिखो। ओके, सॉल्यूशन 1A। अब मेरे साथ साथ जरा देखना। मुझे ये बताना, क्या एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं? फटाफट से बताओ, एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। असल में ये क्यों करवा रहा हूं क्वेश्चन? क्या मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपको ये रट्टा लगाए, या मैं इसलिए करा रहा हूं कि हाउ आई विल बी डूइंग इट इन द एग्जाम? तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं। तो आप देखो, मुझसे सीखो शर्मा जी कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन 1A के अंदर दो पार्ट है, जरा नंबर बताओ कितने कितने होंगे। आमतौर पे ये 4 नंबर का सवाल आता है। 4 नंबर मतलब दो दो नंबर के दो पार्ट हो गए। अगर ये दो दो नंबर के हो गए, तो क्या बहुत कथा लिखनी है कि शॉर्ट में लिखना है? बहुत कथा नहीं लिखनी है, शॉर्ट में लिखना है। लेकिन लिखने वही बातें हैं, ऐसा नहीं है शॉर्ट में लिखना, पर लिखना वही है दो पैराग्राफ के अंदर। तो ज्ञान की बात भी शॉर्ट में और लिंकेज की बात भी ज्ञान शॉर्ट में। तो लिखेंगे इसके अंदर ए पार्ट, एज पर। क्या लिखूं? एज पर, एज पर याद ही नहीं आ रहा। एज पर क्या था? कोई आपको भी याद नहीं आ रहा? वेरी गुड ध्रुव, ध्रुव ने बता दिया एज पर। तो इसी पेन से लिखता हूं, ठीक है। एज पर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021, साथ साथ लिखो। अच्छा, आयुष कह रहा आईसीआई नोटिफिकेशन। आयुष पहली लाइन में ही लिखा है ये कंपनी है, ठीक है। तो अगर कंपनी है तो कंपनी पे आईसीआई नोटिफिकेशन नहीं लगती, उस पे एमसीए का रूल्स लगते हैं। ओके आयुष, मुझे फटाफट से बताओ, साथ साथ लिखेंगे, फिर तुम बाद में कहते हो तुम्हारी हैंडराइटिंग गंदी है, ठीक है। जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। लिस्टेड और प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इस क्वेश्चन में कैसे पता चला? कंचन ने कहा
हमें कैसे पता चला लिस्टेड अनलिस्टेड? आपको बोला ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है, आप उसकी बात ही मत करो। उसने टर्नओवर और बोरिंग्स की बात करी है, आप भी उस पर फोकस करो। ओके, अगर मैं कंचन उसकी सारी कथा लिखना शुरू कर दूंगा तो मेरा तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा ना। चलिए, एज पर अकाउंटिंग रूल, वेन एवर एनी कंपनी हैज टर्नओवर, क्या है टर्नओवर बताओ जी फटाफट से। जब भी किसी कंपनी की टर्नओवर क्या हो जाती है, फटाफट से बताओ। मोर देन ₹250 करोड़ और बोरोइंग्स मोर देन ₹50 करोड़। अच्छा, धनंजय ने कहा यहां मोर देन इक्वल टू आएगा, बताओ भाई, धनंजय ने कहा मोर देन इक्वल टू आएगा, राधिका ने भी कहा मोर देन इक्वल टू आएगा। मेरे बच्चे धनंजय और राधिका, मोर देन इक्वल टू इंड एस में है, बाकी जगह नहीं है। ओके, ये इंड एस के तो सवाल आपको आने ही नहीं है, तो ये सब मोर देन वाले हैं। बोरिंग मोर देन 50 करोड़ इन प्रीवियस ईयर आर क्लासिफाइड एज, बताओ इन्हें क्या क्लासिफाई करते हो? मैं अपना तेज नहीं लिख रहा हूं, मैं अब आपको साथ साथ लिखने का टाइम दे रहा हूं। धन्यवाद दो, बोलो शर्मा जी तुम कितने अच्छे आदमी हो। आर क्लासिफाइड एज नॉन, मेरे को ये लाल पेन से लिखना है, मन कर रहा है। आर क्लासिफाइड एज नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। ओ, हम इनको नॉन स्मॉल एंड इशप्रीत के चक्कर में पड़ गए। कह रहे हैं एग्जैक्ट 250 करोड़ होगी तो क्या होगा, बताओ भाई। इशप्रीत कह रहे हैं सर एग्जैक्ट 250 करोड़ होगी। इशप्रीत, मोर देन 250 करोड़ का क्या मतलब होता है? 250 करोड़ में चवन्नी भी अगर जोड़ दी तो क्वालिफाई करेगा, पर 250 करोड़ नहीं करेगा। ओके इशप्रीत, आर क्लासिफाइड एज नॉन एसएमसी। आगे क्या लिखे? सच कंपनीज कैन या कैन नॉट, कैन या कैन नॉट अवेल एग्जम्पशन। कशिश 50 करोड़ के बाद क्या लिखा है? ये थोड़ा ना बार बार वही करते हैं, इन प्रीवियस ईयर लिखा है। कैन नॉट। अब मैं इसमें पीछे नहीं चलूंगा, साथ साथ इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। हाँ, अंजलि कह रहा है ये मोर देन नहीं है। अंजलि है ना मोर देन बेटा, बोरिंग बताओ कितनी है इस सवाल में? तुम कमाल है, तुम एक चर्चा के ऊपर पता नहीं कैसे काम, तुम रिकॉर्डेड क्लासेस कैसे देख लेते हो? वहां तो टीचर एक बार बोलता है बात खत्म, यहां तुम जान ले जाते हो मेरी। लाइव क्लास में तो तुम रिकॉर्डेड कर कैसे लेते हो? मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। सच कंपनीज कैन नॉट अवेल, या हमारी क्लास में जानबूझ के ऐसा करते हो। एनी एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन। आगे बताओ। एनएमसी के बाद क्या लिखा है मुझे नहीं पता क्या लिखा है, अब जो लिखा है यही लिखा है, बात खत्म। अब मेरे से कोई पूछेगा क्या लिखा है तो अपना दोस्तों से पूछो। अब बताओ इन द गिवन केस क्या लिखूं? इन द गिवन केस, कंपनी का नाम तो लिखा नहीं है, कंपनी हैज टर्नओवर ऑफ ₹225 करोड़ एंड बोरिंग्स ऑफ रुपीज कितना है? 51 करोड़ इन 2020-21, इन ईयर 2020-21। क्या मैं एज्यूम करूंगा कि यही फिगर्स पिछले साल की भी हैं? एज्यूमिंग द सेम फॉर previous year also, we will classify
कंपनी एज, बताओ भाई, बोरिंग 51 करोड़ है, क्या ये 50 से ज्यादा है? बोरिंग है हमारे पास 51 करोड़, ठीक है। तो इसका मतलब हम किसके अंदर आ गए, फटाफट से बताओ, हम किस में आ गए? हम आ गए नॉन एसएमसी में। क्लासिफाइड एज नॉन एसएमसी। एक बार फुल फॉर्म लिख दी तो दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताओ और क्या लिखेंगे? हेंस दिस कंपनी कैन नॉट अवेल एनी एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन। मुझे अभी और बताओ, अभी इसका बी पार्ट भी है। तो बी पार्ट इसी रंग के पेन से लिखना है कि नहीं? फिर भी हम एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए या तो कॉमनली फॉलोड हो, सभी करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बाकी मैंने एक बार फुल फॉर्म लिखी है, ये देखो, एक बार फुल फॉर्म लिखी है मैंने अपने पास, नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, और दूसरी बार लिख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब हम अपने पास लिखेंगे। अब कौन से पेन से लिखते हैं? अब हम आपको लिखते हैं इस वाले पेन से, ठीक है, बी। तो एक ऑब्जेक्टिव है उसके, चैरिटेबल एंड रिलीजियस। तो लिखें ऑर्गेनाइजेशंस which are having turnovers which is from commercial, industrial or business nature are required to apply accounting standard even if such amount is very small। अगर स्मॉल भी है तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चे ने कहा सर आपने इसमें ये नहीं लिखा एज पर, कहा ना 2-2 नंबर के अंदर ज्यादा कथा नहीं लिखेंगे, छोटा कर देंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी हमने ज्यादा लिख दिया हुआ है। इसमें रूल 2021 को हम प्रीवियस ईयर में कैसे एज्यूम कर सकते हैं? निमित कह रहा है सर आप इसको कैसे एज्यूम कर सकते हैं? असल में ये सवाल ही गलत है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन को अगले साल का पूछना चाहिए था, इस साल की टर्नओवर दी है तो अगले साल का पूछना चाहिए था। तो या तो आप ये मान लो कि क्वेश्चन अगले साल का पूछ रहा है, या ये मान लो टर्नओवर पिछले साल की दे रहा है। ओके। हाँ लोकेश, आप अपने पास पैराग्राफ में ना देकर पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको मन भाए वैसे करें। तो अब मुझे बताओ, इन द गिवन केस कॉमा ऑर्गेनाइजेशन हैज चैरिटेबल और रिलीजियस, है ना, रिलीजियस objectives and has very small proportion of business, since it has business activities, it will be
required to apply accounting standards. Exemptions may be available. क्या इनको exemptions available हैं? Based on classification as L1 or L2 or L3 or L4. बस कशप्रीत, आप हमेशा एनी कंडीशन देखते हैं कि एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो हम क्या बन जाएंगे, इसमें कवर हो जाएंगे। प्रोविजन में अंडरलाइन नहीं करना एग्जाम में कर सकते हैं, प्रोविजन को अंडरलाइन कर सकते हैं, मैंने कब मना किया आपको नहीं कर सकते हैं पहले पार्ट में क्लासिफाई किया, बिल्कुल ठीक। सौरभ टेस्ट के आंसर भी बताएंगे कहां सबमिट होने हैं, पहले मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से बताइए, क्या मैं आगे चल सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं इसका आंसर पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से इश्यूज डील करता है, तो आप भूल गए होंगे वैसे तो हाँ एग्जाम में खाली काला पेन यूज करते। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से मुद्दों को डील करता है? वेरी गुड मानवी हम हाँ नहीं, मैं एक दो आंसर सुबोध दिखाऊंगा ना, और मैं इस बार नहीं लिखाऊंगा सुबोध, मैं हर एएस में भी एक दो आंसर लिखाऊंगा। मैं आपको यही अगर 50-60 आंसर क्लास में ही लिखवा दूंगा ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आपको यार लिखने की आदत पड़ गई हमको तो, ठीक है। तो साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद अच्छा ये कोई जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है? क्या उसने पूछा है व्हाट आर द इश्यूज विद विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील, ये स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहां सीधा, यहां पर एज पर कुछ नहीं लिखना है, तो लिखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स with following 4 issues। अच्छा अगर तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम भी है तो देखो, मैं ना आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूं कि पेपर में कैसे करके आना है तो क्या आप इसका रट्टा लगाएंगे? नहीं, आप सिर्फ मुझे करते हुए देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बताओ ये मैंने कौन सा कलर यूज किया? ये मैंने पेंसिल यूज किया है। आप तारीफ करो, बोलो शर्मा जी क्या गजब का आईपैड है तुम्हारा, इसमें तो पेंसिल भी आ जाती है। तो अब मैं ना यहाँ पे ना चार्ट बना रहा हूं, क्या आपको पता चल रहा है? चार्ट, क्या आपको चार्ट ज्यादा नंबर दिलाते हैं? आपको ये बात पता है? चार्ट ज्यादा नंबर दिलाते हैं, पर चार्ट कहां पर बनाए जाते हैं? जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी होती है, जो सीधा सीधा थ्योरी होती है, वहां चार्ट बनाए जाते हैं। तो ये कौन कौन से मुद्दों को डील करते हैं? ये डील करते हैं रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। तो आप जब पेपर में इतना एक डिब्बा बना के आते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब वापस से पेंसिल को रख दिया और मैं वापस से अपने पेन पे आ गया लिखें नंबर 1, it means when any element of financial statement should be recorded in books of accounts। एलिमेंट क्या होते हैं पता है आपको? एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस, इनको बोलते हैं एलिमेंट। तो एसेट को, लायबिलिटी को, इनकम को, एक्सपेंस को, कैपिटल को हम कब कब कौन सा मुद्दा है, कब हम कब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ मेजरमेंट का क्या मतलब था, मैं तो भूल गया, ये मेरा आईपैड हो गया।
measurement. It means how much amount should be recognized in books एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई हमको कितने का मेजरमेंट करना चाहिए? तो मुझे फटाफट से बताओ, मेजरमेंट को अगर बोले तो क्या बोलना चाहता हूं मैं मेजरमेंट को? कितने का, हाउ मच। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे बताओ क्या मैं थोड़ा सा और ऊपर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जगह खत्म हो रही है। तो ये आ गया मैं सी पॉइंट, प्रेजेंटेशन। इट मीन्स हाउ element of financial statement should be presented oblique reported। कैसे ये रिपोर्ट होता है? क्या अब आपको बताना है इसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है, कि रिपोर्ट कैसे किया जाता है? रिपोर्ट मतलब दिखाया कैसे जाता है। और आखिरी में क्या चीज होती है? आखिरी चीज तो मैं भूल ही गया, क्या था आखिरी में? डिस्क्लोज। वैसे मुझे ये बताओ, क्या इन सब बातों का फायदा भी होगा या खाली खाली? बेटा हमारी जो क्लासेस है ना, ये इसमें क्या होता है, हम आपको ये रियल में आपको मानते हैं कि आपकी हमने एक अपग्रेडेशन करनी है। तो आप अगर क्लास में करेंगे ना तो आपको फायदा होगा, और आप खाली खाली बैठ के देखते रहेंगे और शर्मा जी लिख रहे हैं तो फायदा नहीं होगा। ओके, आपको मेरे साथ लिखना है। और एक और बात बताता हूं, आपको लाइव क्लास में कभी 2x करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। 2x कब करते हैं? जब पता है कि टीचर ने जवाब देना ही नहीं है, तो आदमी कहता है जल्दी बोलो, क्योंकि वो वन वे हो गया वो। लेकिन अब आप मेरे साथ साथ करिए, ठीक है, फील कि आप अच्छे से पढ़ना है आपने। डिस्क्लोजर बताओ क्या होगा? इट मीन्स डिस्क्लोजिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन which is relevant for users of फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी आप अपने पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं। मुझे फटाफट से बताइए, शुड के बाद क्या लिखा है? शुड के बाद कहां है? शुड कौन सा है? शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, शुड बी प्रेजेंटेड, रिपोर्टेड। मुझे फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 पर आना चाहता हूं। जल्दी जल्दी चलना है हमने तो। विंध्या, नंबर कितने थ्योरी आती है? आपके एग्जाम में ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर आप थ्योरी में गिन लेते हैं तो तकरीबन 25 नंबर की थ्योरी आती है, और अगर आप अकाउंटिंग को थ्योरी नहीं मानते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो वो 4-5 नंबर की हो सकती है। अब हम अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब मैं आपसे कहूंगा कि अब मेरे साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप तैयार हैं क्या? अब डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। काला पेन। क्वेश्चन 3 में वो कह रहा है हमारी टर्नओवर कितनी है? लिमिटेड कंपनी है, हमारी टर्नओवर है 35 लैक्स। बोरोइंग्स कितनी है हमारी? बोरोइंग्स है 10 लाख। एट एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर वो एग्जामिशन अवेल करना चाहती है, एडवाइस करिए। अच्छा, इसके अंदर लिखा हुआ है एज पर कंपनी एएस रूल्स 2006। आप पर वैसे आजकल क्या 2006 के रूल्स लगते हैं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज पर कंपनीज एएस रूल्स 2006। तो बेटा ये बदल गया है, तो चिंता ना करें। ये सवाल चूंकि ना पुराने हैं, स्टडी मटेरियल में पुराने हैं, तो टेंशन में मत आना
क्या सवाल को अपग्रेड कर लोगे? हाँ, फटाफट से बताओ। अच्छा, अब आप ना इधर से मत कोई निष्कर्ष निकालना कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, इधर से कुछ मत सोचना। आपको लिस्टेड या अनलिस्टेड लिखा मिलेगा एग्जाम में, आप अपने आप कुछ नहीं सोच लेंगे कि वर्ड लिखा है एक्स लिमिटेड तो लिस्टेड है। आई आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपके लिए सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक सेल दे रखी है और एक बोरिंग। दोनों देख के क्या दिखाई देता है? ये कंपनी है तो क्या बोलोगे? दिस इज SMT। और उसने आपसे पूछा है कि भाई इनको कोई एग्जम्पशंस मिल सकती हैं, तो बता दो कौन कौन सी एग्जम्पशन मिल सकती हैं। 3, 17, 20, पार्शियल 15, 19, 28, 29 तथा इसके अलावा हमारे पास 21, 23, 27 जो होते हैं वो अप्लाई तभी होते हैं अगर इवेंट होती है, अन्यथा नहीं होते हैं। वो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म होती तो क्या कोई और भी एग्जम्पशन थी? फटाफट से बताओ। अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म होती तो क्या यही एग्जम्पशंस होती? पहले बताओ, पार्टनरशिप फर्म 35 लाख की और 10 लाख की अगर होती तो ये कौन सी कैटेगरी में आती? अगर ये पार्टनरशिप फर्म बन जाए तो फिर ये बन जाएगी L4, और जैसे ही बन गई L4 तो क्या कोई और भी एग्जम्पशंस होंगी? द आंसर इज यस, ये फुल एग्जम्पशन हो जाएगी। इसके अलावा 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ओ माय गॉड, बढ़ गए ना? तो उसने कहा था उसका भी आंसर देना। क्या इसका आंसर आप घर पे खुद लिखेंगे? फटाफट से बताइए। अच्छा, और इनका आंसर नहीं देखिएगा। इनका आंसर क्यों नहीं देखना? क्योंकि वो 2006 के हिसाब से है, उसको भूल जाओ। क्वेश्चन 4 का मुझे आंसर देंगे, ठीक है? अब हम कौन से पेन से लिखेंगे? इस वाले पेन से लिखेंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है अ कंपनी, सावधान, अच्छा क्वेश्चन आया है। हाँ सौरभ बेटा, अब हम सारे आंसर नहीं लिखेंगे ना, हमने कुछ लिख दिए, 2-3 लिख दिए, 2-3 आप लिखेंगे, ठीक है? इस तरह प्रैक्टिस होगी। एक बच्चा कह रहा है, दीपाली कह रहे हैं ये L4 नहीं है। 35 लाख की टर्नओवर जो है और 10 लाख की बोरिंग जो है ये L4 में आती है। नालायक दीपाली, चाय पीते नहीं है। कंपनी को हमने क्लासिफाई किया एज नॉन एसएमसी, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2001-2 में। 2002-3 में वो बन गई एसएमसी। ओ माय गॉड, ये अपग्रेड हो गई कि डाउनग्रेड हो गई? फटाफट से बताओ। पहले बड़े थे, अब हम छोटे हो गए, तो अब हम क्या हो गए? अब हम डाउनग्रेड हो गए, क्या अब हम नीचे आ गए? तब मैनेजमेंट डिजायर्स टू अवेल द एग्जम्पशंस इन, वो मैनेजमेंट चाहती है कि वो अपनी एग्जम्पशन अवेल करना, वो अवेल करना चाहती है। क्या आप जब बड़े से छोटे आते हैं तो आप एग्जम्पशन अगले ही साल ले सकते हैं? 2002-3 में ले सकते हैं? द आंसर इज नो। कहां लेंगे? फटाफट से बताओ। ये तो बाद में लेंगे। नॉट फॉर 2 इयर्स, 2 साल तक नहीं ले। क्या आप इसे अपने आप लिखोगे, ट्राई करोगे? दोस्त, जब आप लिखोगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब पता नहीं, मैं देखो क्या होता ना, हम तो हर एक को बोलते हैं, आप में से कुछ सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे, तभी तो कुछ पास होंगे और कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको सबको ऐसा करना है। अच्छा, एक बार देखिए टेस्ट योर नॉलेज के अंदर, क्या मैं अब आपको होमवर्क में दे दूं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस? इसमें 3 MCQ हैं और 3 MCQ में फर्स्ट का आंसर गलत है। फर्स्ट का आंसर 2006 के हिसाब से इंस्टीट्यूट का है, वो गलत है। और बाकी 2 का आंसर आप कर सकते हैं, बाकी 2 का आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर रॉन्ग है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया। और MCQ 2 और 3 का आंसर करेक्ट है। तो ये आपके पास हो गए MCQ जो आपने करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको उसे करने की आवश्यकता नहीं। और देखो एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखना चाहते हैं एग्जाम का क्वेश्चन? एग्जाम में आया क्वेश्चन 6, ये आया है जनवरी 2021 में।
कितने नंबर का आया है? 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। ओ माय गॉड। क्वेश्चन 3 में L1 है ना? क्वेश्चन 3 में मेरे को ये बताओ, बीकानेर, मारवाड़ के आदमी हो, 35 लाख और 35 करोड़ में तुम्हें अंतर नहीं पता? बीकानेर क्यों अपनी नेशनल इंसल्ट कराते हो? तुम्हें बीकानेर सारे, और तुम्हारा नाम होता तो पता भी ना चलता तुम बीकानेर से हो, तुम तो सेंटर से हो। सबको पता चल गया बीकानेर 35 लाख और 35 करोड़ में अंतर नहीं जान रहे। बार बार, एक बार नहीं कई बार लिखा। 35 लाख का मतलब 10 करोड़ से नीचे है कि ऊपर है? क्या ये पढ़ाया जाएगा आपको क्लासेस के अंदर? सॉरी लिखो फटाफट से और आगे चलो। ऐसी घटिया क्वेरी पूछनी नहीं चाहिए। और आप एक नहीं रुके नहीं रहे, बार बार पूछे जा रहे हैं। मैंने कहा अभी समझ जाएंगे भैया, करोड़ और लाख में अंतर है, पर वो तो देख ही नहीं रहे। वो तो लिखे चले जा रहे हैं, कह रहे हैं लिखो, देखो हम कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम पढ़ ही नहीं रहे। नालायक। जब आपकी क्वेरी का आंसर नहीं दिया जाता ना, तो कई बार वो इतनी घटिया होती है कि आपको खुद एक बार सोचना होता है कि यार मैं जो पूछ रहा हूं ये पूछने लायक है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो नेशनल इंसल्ट हो जाए। हो गई। अब बीकानेर जो क्वेश्चन 6 है उसका आंसर बताओ। कह रहा है बताइए क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज लेवल 1। लेवल 1 में कौन आता है ये बताइए। ये क्वेश्चन का आंसर ये जनवरी 2021 में आया था। तब क्या हमारे पास 18 मार्च 2021 आ चुकी थी? फटाफट से बताओ। क्या तब 18 मार्च 2021 आ चुकी थी? नहीं आई थी। तो इसका भी आंसर जो दिया हुआ है वो किसके हिसाब से दिया हुआ है? वो 2006 के हिसाब से है। आज इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ। डोंट सी द आंसर, इनका आंसर गलत है। ठीक है, मुझे अपना आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन एमसीक्यू दिखाते हैं क्या? तो मुझे फटाफट से बताओ लेवल 1 में आप क्या क्या लिखेंगे। आप बताओगे कि साहब आप अगर लिस्टेड हैं या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हैं, ये वाली बात लिखोगे। दूसरा आप कहेंगे अगर आप बैंक हैं, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी है, अगर आप इंश्योरेंस की ऑर्गेनाइजेशन है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तीसरा लिखोगे टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, अगर मान लीजिए आपकी ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? 200 करोड़, 250 करोड़ इन एनी इन द प्रीवियस ईयर। फिर लिखोगे अपने पास बोरिंग्स अगर इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, अगर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है एट एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर। और फिर लिखोगे होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ अबव। ये लिखकर आना है 5 नंबर में। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, आप इसको लिखेंगे। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि थर्ड वाले का आंसर फिर देखो। ऑल कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस एंटिटीज हुज टर्नओवर एक्सीड्स ₹50 करोड़ इमीडिएटली इन द प्रीवियस ईयर आर क्लासिफाइड। अच्छा हाँ, इसका आंसर गलत है भाई, इसका आंसर गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो जिनकी टर्नओवर कितनी है, जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, वो कौन से वाले में आ जाएंगे? दिस विल बी इन लेवल 2। ओके, तो अब मैं अपने पास इस चैप्टर को यहां पर समाप्त कर रहा हूं। मुझे अब ये बताइए, आपके 2 चैप्टर हो गए थ्योरी के। आपको पता है मैं एक और थ्योरी का चैप्टर करूंगा और इसके भी चैप्टर की तैयारी के लिए आपको मैं टेस्ट लगा दूंगा। एक और थ्योरी का चैप्टर पढ़ूंगा और तीनों चैप्टर की थ्योरी को जोड़ करके इकट्ठा टेस्ट होगा अगले हफ्ते। ओके, मैं एक बात और बताना भूल ना जाऊं, पहले आपको बता दूं। कल शनिवार है, आई एम सॉरी, कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि कल मैं अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए कोलकाता जा रहा हूं। तो जो कोलकाता के स्टूडेंट्स हैं, कल हम आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए। और खाली मैं नहीं आ रहा हूं, मेरे साथ पता कौन कौन आ रहे हैं? मेरे साथ आ रहे हैं आरिश खान सर, और मेरे साथ आ रहे हैं पंकज गर्ग सर, और मेरे साथ आ रहे हैं राजकुमार सर, और हमारे साथ कोलकाता में ही होंगे आदित्य जैन सर। तो हम 5 टीचर्स कोलकाता में स्टूडेंट्स को क्या बताएंगे? हम उन्हें बताएंगे हाउ टू प्रिपेयर
फॉर एग्जाम्स। साथ में ही हम उनको एक बुक दे रहे हैं, छोटी सी बुकलेट देंगे जिसके अंदर अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस होंगे, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो किताब आपको भी मिल जाएगी, बाकी बच्चों को भी वो किताब मिल जाएगी, ठीक है। पर पहले कोलकाता में जा रहे हैं ना, तो कोलकाता हमारे दिल के करीब है। आप में से भी जो बच्चे कोलकाता में हैं, आप अगर हमको मिलने के लिए आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम आफ्टरनून में वहां पहुंचेंगे, तो कल मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट है, तो हम लोग वहां पर दोपहर तक पहुंच जाएंगे। तो आप भी अगर कोलकाता में हैं और आसपास ही हैं, तो हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, स्टडीज के बारे में बातें करेंगे, फोटो खिंचाएंगे और इसके अलावा आपको आशीर्वाद भी देंगे, ठीक है। मैं अपने पास यहां पर अब अपने टॉपिक को समाप्त कर रहा हूं। ये यूनिट हमारा दूसरा वाला था और अब मैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है। 2 मिनट के लिए पर्दा बंद होगा, ठीक है। इनको तो कुछ नहीं करना ना। हाँ, ब्रेक दे दूं क्या? चलो हम आपको ब्रेक दे देते हैं। तो हम आपको पहले ब्रेक दे रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट के आऊंगा तो नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नया चैप्टर भी थ्योरी का है, 15 मिनट का नहीं है, 10 मिनट का ब्रेक है।